हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करेंगे अबाउट एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में। आखिर क्यों यह न्यूज में था, क्या है एनपीए, क्या इसके टाइप्स हैं, इंडिया में क्या क्या लॉज हैं रिलेटेड टू एनपीए, इन तमाम बातों पे आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन अबाउट एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सो रिसेंटली ये न्यूज में था कि द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट GNPA ऑफ द इंडियन बैंक्स आर प्रोजेक्टेड टू सी फर्दर इंप्रूवमेंट, potentially reaching up to 2.1% by the end of this fiscal year 2025। इस फिजिकल ईयर के एंड तक जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और यह जो है यह 2.1% के आसपास पहुंच जाएगा। एक टाइम था जब हालांकि लॉस थे लेकिन इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं होने के कारण जो बैंक थे यह एनपीए के तले दब गए थे। जो बैड लोन्स था वो काफी ज्यादा बढ़ रहा था, एनपीए काफी ज्यादा बढ़ रहा था। दैट्स वाई बैंक की जो हालत थी वो काफी ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन अभी प्रेजेंट सिनेरियो में कि हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लॉज आए हैं जो इस एनपीए को डील करने के लिए लाए गए थे, जो काफी इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट किए गए। एंड दैट्स वाई आज उसका ही परिणाम है कि जो एनपीए है उसमें काफी गिरावट देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये एनपीए है क्या। What is this NPA? So NPA is basically a loan or advance for which principal or interest payment remained overdue for a period of 90 days। यह एक टाइप का लोन है या एडवांस है जो बैंक जो है अपने कस्टमर्स को देता है, और जो कस्टमर्स है उसका प्रिंसिपल या उस पे जो लोन पे जो इंटरेस्ट है अगर उसे 90 दिनों से अधिक तक नहीं देते हैं तब उस लोन और एडवांस को एनपीए करार दिया जाता है। दे कैन इंक्लूड वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स सच एज पर्सनल लोन्स, बिजनेस लोन्स, मॉर्टगेज एंड क्रेडिट कार्ड डेबिट। तो ये डिफरेंट टाइप्स के लोन हो सकते हैं। व्हेन द रेशियो ऑफ एनपीए इन अ बैंक लोन्स पोर्टफोलियो राइजेज, इट्स इनकम एंड प्रॉफिटेबिलिटी फॉल, इट्स कैपेसिटी to lend falls and the possibility of loan defaulters and rates of rises। कि जब बैंक का जो एनपीए का रेशियो है अगर वो बढ़ता है, जो बैंक का अपना पोर्टफोलियो है उसके अकॉर्डिंग उसका अगर एनपीए बढ़ता है तो बैंक का जो बेसिकली परफॉर्मेंस है उसमें गिरावट आना स्टार्ट हो जाता है। जो बैंक का जो इनकम है उसमें गिरावट आती है, जो उसका प्रॉफिटेबिलिटी है वो फॉल हो जाता है। साथ ही साथ जो बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी है टू द कस्टमर्स उसमें भी गिरावट आता है और इसका असर जो है वो डायरेक्ट मार्केट पे पड़ता है, इकोनॉमी पे पड़ता है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एनपीए का, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनपीए डिपेंड ऑन हाउ लॉन्ग दे रिमेन इन द एनपीए कैटेगरी, कि कितने लंबे समय तक वो एनपीए के कैटेगरी में है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के एनपीए होते हैं। सबसे हम फर्स्ट बात करते हैं तो सब स्टैंडर्ड एसेट। एन एसेट इज क्लासिफाइड एज ए सब स्टैंडर्ड एसेट इफ इट रिमेन्स एज एन एनपीए फॉर ए पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स। कि कोई ऐसा एसेट कि अगर कोई ऐसा एनपीए जो 12 मंथ या उसके इक्वल या उससे कम दिनों के लिए एनपीए रहता है वह सब स्टैंडर्ड एसेट कहलाता है। डाउटफुल एसेट, एन एसेट इज क्लासिफाइड एज ए डाउटफुल एसेट इफ इट रिमेन्स एज एन एनपीए फॉर मोर देन 12 मंथ्स। कि अगर कोई एनपीए 12 महीने से अधिक एनपीए के रूप में रह जाता है तो उसे डाउटफुल एसेट कहा जाता है। एंड फाइनली द लॉस एसेट, कि वह ऐसा एनपीए जो कंप्लीटली लॉस्ट हो चुका हो, जिसके रिकवरी की अब बहुत कम उम्मीद रह गई हो। An asset is considered a loss asset when it is uncollectible or has such little value that its continuance as a bankable asset is not suggested. However, some recovery value may be left in it as the asset has not been written off or wholly in parts। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो एनपीए होते हैं वो कैटेगराइज किए जाते हैं कि आखिर कितने दिनों तक ये एनपीए के कैटेगरी में बने हुए हैं, उसके बेसिस पे इनका ये कैटेगराइजेशन किया जाता है। अब एनपीए प्रोविजनिंग क्या होती है? तो बेसिकली दिस एनपीए प्रोविजनिंग मींस एन अमाउंट दैट द बैंक सेट असाइड फ्रॉम देयर प्रॉफिट और इनकम
in a particular quarter for non-performing assets such as assets that may turn into losses in the future. It is a method by which banks provide for bad assets and maintain a healthy book of accounts. It is done according to which category the asset belongs. कि बेसिकली एनपीए प्रोविजनिंग क्या है कि इसमें यह एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू जो बैंक है वो अपने बैड एसेट्स को इंप्रूव करते हैं ताकि उनका जो बैंक सीट है वो हेल्दी मेंटेन्ड रह सके, और साथ ही साथ ये भी जो कैटेगराइज ये जो एनपीए की प्रोविजनिंग होती है वो अभी एनपीए के कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही होती है कि जो एनपीए है वो सब स्टैंडर्ड है, लॉस्ट एसेट है, ये कैसा है, उसके अकॉर्डिंग एनपीए प्रोविजनिंग यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें कि आखिर ये ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट या नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक देयर एनपीए numbers public and to the RBI from time to time. There are primarily two metrics that help us understand any bank's NPA situation. कि जब NPA राइज होता है तो बैंक का यह बेसिकली कह सकते हैं कि यह ड्यूटी है कि वो पब्लिक करे अपने उस इंफॉर्मेशन को कि उसकी कितने एसेट्स जो है वो एनपीए के रूप में है, और वो आरबीआई को भी टाइम टू टाइम जो है वो इन्फॉर्म करते रहता है। अब इसी के अकॉर्डिंग जो बैंक का एनपीए के सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इसे ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। तो ग्रॉस एनपीए जो है बेसिकली एक एब्सोल्यूट अमाउंट है। ग्रॉस एनपीए इज एन एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ एनपीए दैट टेल्स यू दैट टोटल वैल्यू ऑफ ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट फॉर द बैंक in a particular quarter or the financial year as the case may be। तो बेसिकली क्या है, यह एक एक्चुअल अमाउंट को आपको बताता है किसी भी बैंक का किसी पर्टिकुलर क्वार्टर में या किसी फाइनेंशियल ईयर में, जैसा भी केस हो उसके अकॉर्डिंग। अगर हम नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करते हैं तो बेसिकली इट सब्सट्रैक्ट द प्रोविजंस मेड बाय द बैंक फ्रॉम जीएनपीए। कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में से जो एनपीए के प्रोविजनिंग है उसको माइनस करके जो एनपीए का एक्चुअल अमाउंट आएगा दैट इज नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देयरफॉर द नेट एनपीए गिव्स यू द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आफ्टर द बैंक हैज मेड स्पेसिफिक प्रोविजन। कि जब एनपीए का प्रोविजनिंग हो चुका हो तो उस प्रोविजनिंग में जितना बैंक का अपना क्रेडिट लगा है, अपना पैसा जितना लगा है, उसे ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट में से माइनस करने के बाद जो एक्चुअल अमाउंट आता है वह एक्चुअल नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, जिसे नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी कहा जाता है। सो बेसिकली एनएनपीए इज अ मेजर ऑफ द एक्चुअल लॉस दैट अ बैंक हैज इनकर्ड ऑन इट्स एनपीए। अ हाई एनएनपीए इंडिकेट्स दैट अ बैंक हैज इनकर्ड अ लार्जर लॉस ऑन इट्स एनपीए। और जितना अधिक एनएनपीए अधिक होगा मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का एक्चुअल अमाउंट जो है उतना अधिक हाई है। लॉज एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू एनपीए की बात करें कि इंडिया में कौन कौन से ऐसे लॉ हैं जो इस एनपीए से डील करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बैड बैंक। दिस बैड बैंक इन इंडिया इज कॉल्ड नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड, एनएआरसी। तो ये बैड बैंक बेसिकली है क्या, तो ये जो बैंक, जिस बैंक के पास एनपीए हाई हो चुका है तो वह अपना जो एसेट है, जो एनपीए है, वह कुछ अमाउंट पे बेसिस, रेशियो के बेसिस पे वह बैड बैंक उनसे कलेक्ट कर लेते हैं और वो रिकवरी करते हैं। दिस एनएआरसी विल वर्क एज ए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इट विल बाय बैड लोन्स फ्रॉम द बैंक्स, रिलीविंग बैंक्स फ्रॉम ऑफ द एनपीए। NARC will then attempt to sell the stressed loans to the distressed debit buyers. So ये बैड बैंक का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद सरफासी एक्ट आता है 2002 का, सिक्योरिटीज एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सरफासी एक्ट 2022। दिस एक्ट अलाउ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू टेक पोसेशन ऑफ द कोलैटरल एसेट्स and sell them to recover their outstanding due without the intervention of the court. Next one is insolvency and bankruptcy code 2016. अब ये जो है basically this IBC provides a comprehensive framework for the insolvency and bankruptcy resolution process in India. ये 2016 में यह लॉ लाया गया था
अब इस लॉ के लाने के बाद काफी इफेक्टिव ढंग से जो एनपीए का प्रॉब्लम है उसे कंट्रोल किया गया। इट एम्स टू फैसिलिटेट टाइम बाउंड रिजोल्यूशन ऑफ द स्ट्रेस्ड एसेट्स एंड प्रमोट अ क्रेडिट फ्रेंडली एनवायरनमेंट। इसका मेजर एम क्या था कि टाइम बाउंड मैनर में एनपीए के इशू को रिजोल्व किया जाए, और ये काफी इफेक्टिव ढंग से इंप्लीमेंट हुआ, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि एनपीए जो है इस फाइनेंशियल ईयर में 2.1% तक पहुंच जाएगा। अंडर द आईबीसी अ डेबिटर और ए क्रेडिटर कैन इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ए डिफॉल्टिंग बोरोअर। It established the National Company Law Tribunal (NCLT) and Insolvency and Bankruptcy Code of India to oversee the process of IBC. So ये कुछ लॉज है इंडिया में जो कि डील करते हैं विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ एनपीए, और इन्हीं का परिणाम है और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन का परिणाम है कि एनपीए जो है अब इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 2.1% पहुंच जाएगा, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा एक हेल्दी न्यूज है और बैंक्स के लिए काफी अच्छा हेल्दी न्यूज है। जो बैंक कुछ समय पहले तक एनपीए के जो कह सकते हैं हाई एनपीए के कारण दबे हुए थे, जिनका अपना जो बैलेंस शीट था वो काफी खराब हो चुका था, अब वो काफी इंप्रूव हो रहा है। सो आई होप आपको एनपीए समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।